वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस विशेष व्याख्यान में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय का गहन एकेडमिक विश्लेषण करने जा रहे हैं। जी, और आज के हमारे इस विशेष सत्र का विषय है बिहार का खेल पुनर्जागरण और 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की विरासत। बिल्कुल। विषय की गहराई में जाने से पहले ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि आज का ये विश्लेषण, ये चर्चा केवल सतही तथ्यों तक सीमित नहीं रहेंगी। सही कहा। हम उन सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों, नीतियों और उस ऐतिहासिक संदर्भ का विस्तार से अध्ययन करेंगे जो राज्य के वर्तमान खेल परिदृश्य को परिभाषित कर रहे हैं। और परीक्षार्थियों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बिहार सरकार की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेष रूप से बीपीएससी, एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं के लिए ये डेटा कितना प्रासंगिक है। हाँ, और इसके अतिरिक्त जो बिहार सीजीएल, बीएसएससी, सब इंस्पेक्टर और शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं, उनके करंट अफेयर्स और राज्य विशेष खंडों के लिए भी ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस एकेडमिक चर्चा की शुरुआत हम 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के उस ऐतिहासिक महत्व से करते हैं जिसने बिहार को राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान दी है। देखिए, ये तथ्य अपने आप में एक बहुत बड़ा नीतिगत और ढांचागत बदलाव है। ये पहली बार था जब बिहार ने किसी बड़े बहुविषयक राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी की। बिल्कुल, मल्टी डिसिप्लिन नेशनल स्पोर्टिंग इवेंट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। और जब कोई राज्य पहली बार इतने बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन करता है तो वो केवल मैदान या स्टेडियम का निर्माण नहीं करता है। जी, वो एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र, एक पूरे इकोसिस्टम का निर्माण करता है। और परीक्षाओं में प्रायः राज्य की इस बदलती हुई छवि और उसके प्रतीकों से प्रश्न बनते हैं। प्रतीकों की बात करें तो इसी संदर्भ में इस आयोजन का जो आधिकारिक शुभंकर, जिसे गज सिंह नाम दिया गया है। शुभंकर गज सिंह का ये चयन केवल एक कलात्मक निर्णय नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा ऐतिहासिक और पुरातात्विक चिंतन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और यह प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ये सीधे तौर पर नालंदा और बोध गया की जो पाल राजवंश की विरासत है उससे प्रेरित है। पाल राजवंश, इतिहास के विद्यार्थी भलीभांति जानते हैं कि पाल राजवंश ने बिहार के इतिहास में ज्ञान, धर्म और उत्कृष्ट मूर्ति कला को संरक्षण देने में क्या भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। और जब हम गज सिंह के प्रतीकात्मक अर्थ का विश्लेषण करते हैं तो इसमें दो अत्यंत शक्तिशाली जीवों का संयोजन देखने को मिलता है। पहला है गज, यानी हाथी, जिसे हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन में ज्ञान, बुद्धिमत्ता और अपार शक्ति का प्रतीक माना गया है। और दूसरा है सिंह, यानी शेर, जो अदम्य साहस, निडरता और राजसी वैभव का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर हम एक एथलीट के मनोविज्ञान का अध्ययन करें तो एक खिलाड़ी को भी इन्हीं गुणों की आवश्यकता होती है। रणनीति बनाने के लिए ज्ञान और प्रदर्शन के लिए साहस। कथन आधारित प्रश्नों में, यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में, पाल राजवंश की इस प्रेरणा और गज सिंह के प्रतीकात्मक अर्थ का ज्ञान परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। तो शुभंकर की इस ऐतिहासिक प्रेरणा को समझने के बाद अब उन वास्तविक भौगोलिक केंद्रों का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है जिन्होंने इस आयोजन को जमीन पर उतारा। जी, और आधिकारिक डेटाबेस में इन मेजबान शहरों को एक विशेष नाम दिया गया है, पावर 5। पावर 5 परीक्षाओं में मिलान करें, यानी मैचिंग वाले प्रश्नों के लिए ये एक बहुत ही संभावित क्षेत्र है। बिल्कुल। इन 5 शहरों और उनके द्वारा आयोजित विशिष्ट खेलों का सटीक विवरण छात्रों को याद रखना होगा। इस सूची में सबसे पहला नाम राजधानी पटना का है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही इस भव्य आयोजन का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ था। और किसी भी बड़े खेल आयोजन के उद्घाटन स्थल का अपना एक ऐतिहासिक महत्व होता है। इसके अतिरिक्त पटना ने एथलेटिक्स, रग्बी और फुटबॉल जैसे उच्च ऊर्जा वाले प्रमुख खेलों की मेजबानी भी की। राजधानी पटना की खेल बुनियादी ढांचे के साथ साथ जिस दूसरे शहर ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है वो है
राजगीर, जहां नवनिर्मित राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी और कबड्डी का आयोजन किया गया। राजगीर का यह परिवर्तन वास्तव में एक बहुत ही आकर्षक अध्ययन का विषय है। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी के रूप में इसका प्राचीन ऐतिहासिक महत्व तो हमेशा से रहा है। लेकिन अब यह प्राचीन शहर आधुनिक खेल सुविधाओं के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी बिल्कुल नई पहचान स्थापित कर रहा है। इसी पावर 5 की सूची में तीसरा महत्वपूर्ण शहर है गया। गया में योगासन, खो-खो और तैराकी यानी स्विमिंग की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। और आध्यात्मिक नगरी गया में योगासन जैसे खेल का आयोजन राज्य के सांस्कृतिक और खेल दृष्टिकोण के बीच एक बहुत ही बेहतरीन सामंजस्य को दर्शाता है। इस क्रम में चौथा नाम आता है भागलपुर का। भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड में तीरंदाजी यानी आर्चरी और बैडमिंटन के मुकाबले आयोजित किए गए। सैंडिस कंपाउंड का अपना एक औपनिवेशिक इतिहास रहा है, जिसे अब एक अत्याधुनिक खेल हब में परिवर्तित कर दिया गया है। इतिहास और आधुनिकता का ये संगम भागलपुर को खेल मानचित्र पर एक विशेष स्थान देता है। और इस पावर 5 सूची का 5वां और अंतिम शहर है बेगूसराय, जिसे फुटबॉल मैचों के मेजबानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। विशेष रूप से बेगूसराय में IOCL, बरौनी और यमुना भगत स्टेडियम का उपयोग किया गया। तो अगर हम देखें पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय, इन 5 शहरों का ये जो भौगोलिक वितरण है, ये स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि राज्य सरकार ने खेलों का विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया है, ताकि केवल एक शहर नहीं बल्कि पूरा राज्य इस आयोजन का हिस्सा बन सके। लेकिन यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण अपवाद मौजूद है, एक ऐसा एक्सेप्शन जो परीक्षा के प्रश्न पत्रों में भ्रम पैदा कर सकता है। हाँ, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर जब कोई राज्य किसी आयोजन की मेजबानी करता है तो ये मान लिया जाता है कि सभी प्रतियोगिताएं उसी राज्य की सीमा के भीतर हुई होंगी। परंतु 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कुछ विशिष्ट खेल बिहार में नहीं बल्कि नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। शूटिंग, जिम्नास्टिक्स और ट्रैक साइकिलिंग, ये 3 ऐसे खेल हैं जिनके लिए एक बहुत ही जटिल, विशिष्ट और पूर्व स्थापित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। और इन्हीं लॉजिस्टिक और तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन 3 खेलों का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न कराया गया। बहुविकल्पीय प्रश्नों में जहां असत्य कथन की पहचान करनी होती है, वहां ये जानकारी परीक्षार्थियों को नकारात्मक अंकन से यानी नेगेटिव मार्किंग से बचा सकती है। आयोजन स्थलों की इस भौगोलिक रूपरेखा को समझने के बाद अब हम उस सांख्यिकीय डेटा का रुख करते हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का केंद्र बिंदु होता है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार का जो प्रदर्शन रहा है, वह केवल एक सुधार नहीं है। सांख्यिकीय दृष्टिकोण से यह एक ऐतिहासिक छलांग है। बिल्कुल। अंतिम पदक तालिका और रैंकिंग का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। बिहार ने 15वां स्थान हासिल किया है। 15वां स्थान। और इस 15वें स्थान के पीछे कुल 36 पदकों का ठोस आंकड़ा है। इन 36 पदकों का सूक्ष्म वर्गीकरण परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं। 7, 11, 18। 7, 11, 18 का ये गणितीय क्रम परीक्षार्थियों को स्पष्ट रूप से कंठस्थ होना चाहिए। और इस 15वीं रैंक की वास्तविक महत्ता तब और अधिक स्पष्ट होती है जब इसका तुलनात्मक अध्ययन पिछले संस्करण से किया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण में बिहार की स्थिति 28वें स्थान पर थी। 28वें पायदान से सीधे 15वें पायदान पर आना एक अभूतपूर्व सुधार को रेखांकित करता है। आधिकारिक विश्लेषण ये स्पष्ट करता है कि 2025 में किसी भी राज्य द्वारा पदक प्रदर्शन में दर्ज की गई ये सबसे अधिक विकास दर है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट। और इस प्रकार की तेज प्रगति रातों रात नहीं होती। इसके पीछे उन असाधारण प्रतिभाओं का समर्पण है जिन्होंने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इनमें से कुछ प्रमुख स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम और उनके खेल परीक्षा के लिए सीधे संभावित प्रश्न हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम अलका सिंह का है, जिन्होंने गर्ल्स शॉटपुट में स्वर्ण पदक अर्जित किया। और अकादमिक दृष्टिकोण से यह तथ्य इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इतिहास में एथलेटिक्स के अंतर्गत ये बिहार का प्रथम स्वर्ण पदक है। और किसी भी राज्य के लिए पहले बार अर्जित की गई कोई भी उपलब्धि परीक्षा के लिए एक हाई यील्ड तथ्य बन जाती है। अलका सिंह की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के समानांतर एक और नाम जो प्रमुखता से उभर कर आता है वो है खुशी यादव। खुशी यादव ने गर्ल्स 2000 मीटर स्टीपल चेस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। व्यक्तिगत खेलों के साथ साथ टीम खेलों में भी जो परिवर्तन देखने को मिला है वो और भी अधिक ध्यान देने योग्य है। रग्बी के क्षेत्र में बिहार का उदय
एक केस स्टडी के समान है। बिहार बॉयज और बिहार गर्ल्स दोनों ही रग्बी टीमों ने इस आयोजन में स्वर्ण पदक जीतकर एक ऐतिहासिक दोहरा स्वर्ण सुनिश्चित किया। रग्बी जैसे खेल में जहां अत्यधिक शारीरिक क्षमता, गति और चपलता की आवश्यकता होती है, वहां बिहार की टीमों का ये दबदबा ये प्रमाणित करता है कि राज्य के जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट्स लेवल पर खेल संस्कृति में कितना व्यापक बदलाव आ रहा है। 28वें स्थान से 15वें स्थान तक की इस ऐतिहासिक सांख्यिकीय छलांग और रग्बी जैसे खेलों में अचानक आए इस प्रभुत्व का कारण केवल खिलाड़ियों का व्यक्तिगत टैलेंट नहीं हो सकता। इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत संस्थागत और ढांचागत समर्थन तंत्र काम कर रहा है। और इसी संदर्भ में राज्य के खेल बुनियादी ढांचे का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, विशेष रूप से राजगीर मॉडल का। 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत के मध्य उद्घाटित राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केवल एक सामान्य स्टेडियम नहीं है। ये बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एकीकृत खेल हब है, इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स हब। इस एक परिसर के भीतर विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्माण किया गया है, जिसने राज्य के खिलाड़ियों को वो तकनीकी और ढांचागत बढ़त प्रदान की है जो पहले केवल कुछ चुनिंदा राज्यों तक ही सीमित थी। राजगीर मॉडल के इस भौतिक बुनियादी ढांचे को जो संस्थागत मजबूती प्रदान कर रहा है वो है बिहार खेल विश्वविद्यालय, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय भी इसी राजगीर परिसर में स्थापित किया गया है। परीक्षार्थियों को ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये राज्य में अपनी तरह का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो पारंपरिक विषयों से हटकर काम कर रहा है। ये विशेष रूप से खेल विज्ञान यानी स्पोर्ट्स साइंस और खेल प्रबंधन में उच्च स्तरीय डिग्रियां प्रदान कर रहा है। क्योंकि आधुनिक खेलों में पदक केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि बायोमैकेनिक्स, न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के वैज्ञानिक अनुप्रयोग से जीते जाते हैं। खेल विज्ञान को राज्य के अकेडमिक ढांचे का हिस्सा बनाना वास्तव में एक दूरदर्शी कदम है। इसके अतिरिक्त इन उच्च स्तरीय सुविधाओं तक राज्य के हर कोने से प्रतिभाएं पहुंच सकें, इसके लिए जमीनी स्तर पर एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है। 2026 की शुरुआत के अद्यतन डेटा के अनुसार जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की गई है। बिहार के प्रत्येक जिले में एक खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किया जा चुका है। KIC राज्य के सभी 38 जिलों में कुल 38 खेलो इंडिया केंद्रों का संचालन पंचायत स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय हब तक एक स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करता है। 38 जिले और 38 खेलो इंडिया केंद्र, ये सम्मिलित आंकड़ा परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आसानी से याद रखा जा सकने वाला तथ्य है। जब विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और जमीनी स्तर का नेटवर्क तैयार हो जाता है तो जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बचती है वो है खिलाड़ियों का सामाजिक आर्थिक भविष्य। खेल को एक सुरक्षित करियर विकल्प बनाने के उद्देश्य से लाई गई राज्य की नई खेल नीति 2023-24 का विश्लेषण हमारा अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस नीति का जो सबसे प्रभावशाली और बहुचर्चित पहलू है वो है मेडल लाओ नौकरी पाओ पहल। ये केवल एक आकर्षक नारा नहीं है बल्कि जमीनी हकीकत में परिवर्तित हो चुकी एक ठोस नीति है। इस नीति के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को गहराई से समझना होगा। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस नीति के तहत बिहार सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 400 से अधिक एथलीटों को सीधे सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। ग्रेड ए और ग्रेड बी की नौकरियां। एक ऐसे राज्य में जहां पारंपरिक रूप से सरकारी नौकरी को ही सबसे सुरक्षित करियर माना जाता रहा है, वहां 400 से अधिक एथलीटों को खेल के माध्यम से ये सुरक्षा प्रदान करना पूरे समाज के मनोविज्ञान को बदल रहा है। यह नीति माता पिताओं और समाज को ये स्पष्ट संदेश देती है कि खेल अब केवल एक अतिरिक्त गतिविधि नहीं है बल्कि एक पूर्णकालिक और सम्मानजनक करियर विकल्प है। इस रोजगार सुरक्षा के साथ साथ नई खेल नीति में नकद प्रोत्साहन का जो ढांचा तैयार किया गया है उसके सटीक आंकड़े परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। नकद प्रोत्साहन के इन सटीक आंकड़ों का अध्ययन परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत अनिवार्य है। इस नीति के अंतर्गत ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। 2 करोड़ रुपए ओलंपिक स्वर्ण के लिए। और इसी प्रकार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर यह राशि 1.5 करोड़ रुपए यानी 1.5 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। और यदि कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतता है तो उसके लिए 5 लाख रुपए की नकद राशि का प्रावधान है। ओलंपिक के लिए 2 करोड़,
एशियन गेम्स के लिए 1.5 करोड़ और नेशनल गेम्स के लिए 5 लाख। वित्तीय प्रोत्साहन के ये 3 आंकड़े नई खेल नीति के वे स्तंभ हैं जो खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक मजबूत मनोवैज्ञानिक और आर्थिक आधार प्रदान करते हैं। इस संपूर्ण विश्लेषण के बाद आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से इन सभी तथ्यों की प्रासंगिकता को एक बार पुनः सुदृढ़ करना आवश्यक है। चाहे वो पाल राजवंश से प्रेरित शुभंकर गजसिंह हो, मेजबान शहरों का पावर 5 समूह हो या नई दिल्ली में आयोजित खेलों का अपवाद हो, या फिर 15वीं रैंक और 36 पदकों का सटीक आंकड़ा 7, 11, 18। अलका सिंह और खुशी यादव जैसे ऐतिहासिक स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम हो, या फिर 38 जिलों में 38 खेलो इंडिया केंद्रों के साथ राजगीर मॉडल का बुनियादी ढांचा, और मेडल लाओ, नौकरी पाओ नीति के तहत दिए गए 400 रोजगार और नकद प्रोत्साहन के आंकड़े, ये सभी बिंदु बीपीएससी और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत उच्च संभावित प्रश्न हैं। सभी परीक्षार्थियों और छात्रों को ये स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि वे आज के इस अकादमिक व्याख्यान के इन सभी प्रमुख तथ्यों का व्यवस्थित और निरंतर रिवीजन करें। तथ्यात्मक विश्लेषण को स्मृति में स्थायी बनाने के लिए रिवीजन के साथ साथ विश्लेषणात्मक चिंतन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस व्याख्यान के समापन पर एक ऐसे विश्लेषणात्मक प्रश्न पर विचार करना आवश्यक हो जाता है जो केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए नहीं बल्कि मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन और साक्षात्कार के लिए भी गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके। दिए गए तथ्यों, 38 खेलो इंडिया केंद्रों के व्यवस्थित नेटवर्क, राजगीर मॉडल के विश्वस्तरीय एकीकृत खेल हब और 28 में से 15वें स्थान तक की इस अभूतपूर्व छलांग के आधार पर इस बात का विश्लेषण करें कि क्या बुनियादी ढांचे और नीतिगत समर्थन का यह संगम भविष्य में भारत के खेल परिदृश्य के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को पारंपरिक उत्तरी राज्यों जैसे हरियाणा और पंजाब से हटाकर पूर्वी भारत की ओर स्थानांतरित कर सकता है। क्या ये आने वाले ओलंपिक्स में भारत के प्रतिनिधित्व की पूरी रूपरेखा को फिर से परिभाषित कर देगा? इस व्यापक दृष्टिकोण पर विचार करना प्रत्येक गंभीर परीक्षार्थी के लिए आवश्यक है। यह विशेष अकादमिक व्याख्यान श्रृंखला अगले सत्र में एक नए और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के गहन विश्लेषण के साथ जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ये बिहार मैटर्स है। धन्यवाद।